बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, आज कोशिश है कि कल के सवाल जो बेसिक लेवल के सवाल थे, जहाँ से आपने सिनेरियो पढ़ के ये अंडरस्टैंड किया कि रिस्क कैसे निकालते हैं और फिर उसमें ये अंडरस्टैंड किया कि कंट्रोल कैसे लगाते हैं। अब उससे एक स्टेप ऊपर है कि यार एक सिनेरियो में एक रिस्क नहीं होता, एक सिनेरियो में मोर देन वन रिस्क होते हैं। और जो आई कैप में सिनेरियो आता है उसमें अक्सर दो या दो से ज़्यादा रिस्क हो सकते हैं। तो सर उसको कैसे डील करना है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तकरीबन 7 क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज़ हैं जो मैं लेके आया हूँ आज के प्लान में है, वो करनी है। सर जी, ABC बैंक planned to install a new storage system in the data center. According to the bank's security policy, access to the server room is controlled through biometric authentication and only authorized IT personnel are permitted. ठीक है। To make it easier for contractor to move the heavy equipment, contractor आया, उसने heavy equipment को move करना था। IT infrastructure manager temporarily disabled the biometric system and instructed the security staff to keep the server room unlocked throughout the installation while carrying a storage device. One of the contractor failed to follow the proper handling procedure and accidentally dropped the equipment, severely damaging it before it could be installed. The damaged storage device was intended to replace an aging production storage unit, resulting in a delay to upgrade project, disrupt planned maintenance. जी सर, क्या रिस्क होगी? सर जी, पॉलिसी तो सही थी। पॉलिसी क्या थी? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से लोग आएंगे, लेकिन वहाँ पे हो रहा था काम। जब काम हो रहा था तो मैनेजर ने कहा कि जी अभी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन ख़त्म कर देते हैं। स्टाफ को कहा कि अनलॉक कर दो थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन, जब तक इंस्टॉलेशन चल रही है। जब कोई स्टोरेज डिवाइस लेके आ रहे थे तो कॉन्ट्रैक्टर के एक बंदे ने प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की और एक्सीडेंटली इक्विपमेंट ड्रॉप हो गया, डैमेज हो गया। द डैमेज स्टोरेज डिवाइस वॉज इंटेंडेड, जो डैमेज हुई है डिवाइस बेसिकली इसने रिप्लेस करना था दूसरी स्टोरेज यूनिट को। अब ये रिप्लेस नहीं हो सका, इसकी वजह से डिले आ गया प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने में और सेवरल प्लान मेंटेनेंस एक्टिविटी में भी डिसरप्शन आ गई, रुकावट आ गई। 2 रिस्क हैं इसके अंदर मौजूद। कौन सा कंट्रोल फेल हुआ? एक और रिस्क है, ये आपने बताने हैं। एक बार सिनेरियो दोबारा खुद पढ़ना है आपने तसल्ली से और गौर करने के क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे करना है। जी, क्या नतीजा निकाला? सर जी, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं? तो फिजिकल रिस्क और ह्यूमन रिस्क। आप कौन सा रिस्क कह रहे थे? थर्ड पार्टी रिस्क कैसे है? या तो ये जिम्मेदारी थर्ड पार्टी की हो तो फिर है, वो आमतौर पे तब होता है जब आपने कोई चीज़ थर्ड पार्टी को दे दी होती है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि ये आपने करना है। अगर यहाँ पर हम किसी ठेकेदार को लगाएं और उससे कहेंगे पेंट करना है और वो पेंट करने के लिए यार वो AC गिरा दे, तो वो तो नहीं उसकी जिम्मेदारी लेगा। वो तो कहेगा भाई हमने पेंट करना था, ये AC उतारना और हमने पेंट करना, वापस AC लगाना आपकी जिम्मेदारी है। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यहाँ पर थर्ड पार्टी की नहीं है बात, यहाँ पर एक फिजिकल डैमेज हुआ है, फिजिकल रिस्क। फिजिकल डैमेज हुआ है, यहाँ हो सकता है फिजिकल रिस्क, और इंसान की नेग्लिजेंस है। मेरा पॉइंट समझ आया? तो ह्यूमन रिस्क है। सर जी, इंसान से गलती हो जाए, इंसान जानबूझ के करे, इंसान रिश्वत ले ले, ये ह्यूमन रिस्क होता है। सर
कौन से कंट्रोल फेल हो गए हैं दैट अलाउ दिस रिस्क टू अकर? सर आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन खत्म कर दी, ये गलत किया आप। दूसरा सर जी, प्रॉपर इक्विपमेंट हैंडलिंग पॉलिसी होती है, उसको फॉलो नहीं किया, या वो अगर वो नहीं थी तो होनी चाहिए, अगर वो थी तो अब ये देखो, फॉलो द प्रॉपर हैंडलिंग, आपने फॉलो नहीं किया। डैमेज स्टोरेज डिवाइस इम्पैक्ट उसने नहीं पूछा, कंट्रोल फेल कौन से हुए ये बता दी। वन एडिशनल कंट्रोल, सर एक एडिशनल कंट्रोल क्या है कि भाई एक तो आपको इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि जो बंदा आ रहा है उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन हो। दूसरा सुपरवाइजर या कोई बंदा जो ओवरसी कर रहा हो इस प्रोसेस को मस्ट बी देयर टू मेक श्योर के नुकसान ना हो। सर कोई सुपरवाइजर होता है वो मौके पे बता रहा था कि भाई ध्यान से इधर से उठाओ, इस तरह रखो, ये करो, कोई बंदा सुपरवाइज ही नहीं कर रहा सर। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बुनियादी तौर पे कुछ बेसिक डिस्कशन है। ऑल्दो इसका सॉल्यूशन एक बार अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो जी, सबसे पहले तो फिजिकल आईटी एसेट जो है वो फिजिकली डैमेज हुई है तो ये फिजिकल रिस्क है। एक्सपेंसिव आईटी इक्विपमेंट डैमेज हो गया है जिसकी वजह से ऑपरेशंस डिसरप्ट हो गए हैं। रेकमेंडेड कंट्रोल की बात की जाए तो सर जी हाँ, अगर वो इतना हैवी था या इतना मुश्किल था उसको लिफ्ट करना तो उसके लिए प्रॉपर हमें क्या लिफ्टर मंगवा लेना चाहिए था। अगर बंदे नहीं कर रहे और गिर गया है तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट लिफ्टिंग इक्विपमेंट हमें मंगवा लेना चाहिए था और डॉक्यूमेंटेड इक्विपमेंट हैंडलिंग प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। सर फिर रिस्क नंबर 2 की बात करते हैं। डिसेबल्ड बायोमेट्रिक एक्सेस है, बोथ एक्शन रिफ्लेक्ट अनसेफ ह्यूमन डिसीजन एंड बिहेवियर। सर ह्यूमन रिस्क है, आप इंक्रीज क्या हुआ अनऑथराइज एक्सेस और एक्सीडेंट ड्यू टू इनएडिक्वेट सुपरविजन, ये मसला है। इंश्योर करें सिक्योरिटी कंट्रोल को बाईपास ना किया जाए और कॉन्ट्रैक्टर शुड आल्सो रिसीव सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड बी सुपरवाइज व्हाइल हैंडलिंग आईटी इक्विपमेंट। हाँ कॉन्ट्रैक्टर भी था तो उसको भी इंश्योर करेंगे वो सेफ्टी मान ले। फेल्ड कंट्रोल क्या है? बायोमेट्रिक कंट्रोल है, सर्वर रूम फिजिकल एक्सेस पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर वाज नो सुपरविजन एडिक्वेट नहीं थी, सर्वर रूम में फिजिकल एक्सेस की कोई पॉलिसी नहीं थी, बायोमेट्रिक डिसेबल कर दिया था, सेफ्टी इक्विपमेंट की बात की। सर जी सर सिनेरियो जी प्लीज़ एक बार जल्दी से इसको पढ़ें। और अब आपने खुद पिछला बार मैंने पहली बार पढ़ा था और दोबारा कहा था पढ़ने को, ये पहली बार ही आपने पढ़ना। जी सर जी कौन से रिस्क है? कौन से? एनवायरमेंटल रिस्क और थर्ड पार्टी रिस्क। अच्छा हमने जो सॉल्यूशन क्राफ्ट किए गए हैं बेसिकली वो सिस्टम जनरेटेड है। बहरहाल
एक हेडिंग देना, आपकी हेडिंग ये होनी चाहिए कि ये वाला रिस्क है, उसके नीचे उसे जस्टिफाई करें। रिवर साइड पे है और ऐसा एरिया जो प्रॉन टू फ्लड है, इस वजह से ये एनवायरमेंटल रिस्क। ठीक हो गया। फिर आप रिलाय कर रहे हैं किस पर? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर, और उसने अपनी कॉस्ट बचाने के चक्कर में आपका नुकसान कर दिया। ये थर्ड पार्टी रिस्क। अच्छा, एक तरफ तो आ गया रिस्क। इम्पैक्ट क्या होगा सर? इम्पैक्ट ये होगा कि आप डिजास्टर के केस में रिकवरी साइड आपकी एक्टिव नहीं होगी और आपका ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे। सर अब यहां पे कंट्रोल्स क्या बनते हैं? पहला कंट्रोल, अगर हम एनवायरमेंटल की बात करें तो भाई आपको क्या जरूरत थी ग्राउंड लेवल पर लेने की? आप फर्स्ट फ्लोर पे आईटी बनाते। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? रेस्ड फ्लोरिंग करते। हाँ जी, अगर आप अपना बनाते ही ऐसे एरिया पे जो फ्लड प्रोन एरिया से दूर हो तो ये बहुत बेहतर था। सर जी इतना दिमाग अपना लड़ाना पड़ेगा सिनेरियो के मुताबिक। और अगर आपका ये दिल चाह रहा है कि आप एनवायरमेंटल की डेफिनेशन सीधी सीधी किताब वाली छाप दें तो ऐसे नहीं होता। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई इतना तो आपको खुद सिनेरियो के मुताबिक देखना पड़ेगा जी। और ये दो तरह के कंट्रोल्स तो सामने नजर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी के वाले से सबसे मेजर क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो किया गया है, जो उसके साथ एग्रीमेंट किया गया उसको दोबारा देखें, और अगर किसी चीज की नॉन कंप्लायंस है तो उसे इंश्योर करेंगे वो इसको फॉलो करे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है जी। और थर्ड पार्टी के वाले से कंट्रोल सर्विस लेवल एग्रीमेंट करें, और जो लॉस है देखिए कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है। थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को देखें, और अगर वो आपने कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोविजंस हैं या कॉन्ट्रैक्ट में जो शर्तें रखी हैं, कंडीशंस हैं, उस पर को दोबारा देखें। ठीक है सर। अच्छा, अगर आप उससे इसके अलावा थर्ड पार्टी एग्रीमेंट वाली बात हो गई, यानी एक तरफ थर्ड पार्टी लॉस है, दूसरी तरफ दो तरह की चीज़ें होती हैं। या सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया हुआ हो किसी और अपने साथ के कंपनी से कि अगर हमारे पास नुकसान हो गया तो हम आपके पास आ जाएंगे। ये भी डिज़ास्टर रिकवरी की बात थी, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ। ठीक हो गया। उसके चूँकि ये वाला कंट्रोल हमने उस तरह से किताब में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंटली काम आता है। दूसरे नंबर पे आपने थर्ड पार्टी से जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उसको एक बार दोबारा देखें, और अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है, कोई बेहतरी आ सकती है तो उसको किया जाए। सर जी एक बार किसी और के साथ होता है, और किसी और के साथ भी हो सकता है। एक तो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ ना इसके साथ, एक उसके अलावा मैंने आपको बताया था, मैंने एग्जांपल दी थी कि यार एसबीआई और पैक का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो जाता है। तो उसमें होता है कि हमारे पास कोई मुश्किल आई तो हम उधर चल जाएंगे, उनके पास कोई मुश्किल आई, ये भी हो सकता है। और एक ये कि एक बंदा काम ही करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, तो उससे ये वाली बात कर ली। सर समझ आ रहा है? सर जी अब ज़रा देखिएगा एक बार, ज़रा इसका
सबसे पहले आ गया हैवी रेनफॉल और ये नेचुरल एनवायरमेंटल रिस्क है। पहला, डिजास्टर रिकवरी अनअवेलेबल हो जाएगी, बैंकिंग सर्विस डिसरप्ट हो जाएंगी, हो गई हैं। रिकमेंडेड कंट्रोल क्या है? आउटसाइड फ्लड एरिया, और यार यही डिस्कशन हमने भी की है ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द बैंक रिलायड ऑन द एक्सटर्नल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। किस पर रिलाय किया? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर। द प्रोवाइडर फेल्ड टू इम्प्लीमेंट द एग्रीड एनवायरमेंटल सेफगार्ड, causing the outsourced service to fail during an emergency. Failure of the outsourced disaster recovery service or financial loss and reputational damage. Conduct regular vendor audit and ensure that the service level agreement include environmental resilience. सर जी, आप ऑडिट करें, वेंडर का ऑडिट करें, वेंडर की अपनी क्या परफॉर्मेंस है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये भी एक कंट्रोल है, हमने वैसे पहले थर्ड पार्टी में भी पढ़ा था। थर्ड पार्टी कंट्रोल्स में भी ये है। मैंने आपको कल ख़ास तौर पे कहा था कि यार एक बार जाके अब वो 6 कंट्रोल्स, रिस्क और कंट्रोल दोबारा पढ़ोगे ना, अब आपका दिमाग खुलेगा। अच्छा यार, ये वाली सिनेरियो में हमने ये वाली बातें पढ़ी थी। सर समझ आ रहा है? तो उसका ऑडिट किया जाए। सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो इनके साथ किया उसमें इंक्लूड कर दें कि अगर एनवायरनमेंट का कोई इशू आएगा तो आप एनवायरनमेंट रिजिलियंट रिक्वायरमेंट, यानी एनवायरनमेंट में ख़राबी आने के बावजूद आप मेक श्योर करेंगे कि हमारा सिस्टम अनइंटरप्टेड चलता रहे और लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंस हो। गलती क्या हुई? कौन से कंट्रोल्स नहीं काम किए? नीचे ही बना दिया, ऊपर बनाना चाहिए था। क्रिटिकल सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया ग्राउंड एरिया पे, ये भी गलत है। और फ्लड प्रोन एरिया लोकेशन थी, ये भी गलत है। द बैंक फेल टू इंश्योर द वेंडर, बैंक ने ये बात इंश्योर नहीं की कि वेंडर ने उनकी रिकमेंडेशन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया, ये गलती है। वेंडर मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंस रिव्यू वाज इनफेक्टिव। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लाइंस और मॉनिटरिंग जो वेंडर की आप सही से कर ही नहीं रहे, ये गलती है सर। तो एक ह्यूमन रिस्क था और एक एनवायरमेंटल रिस्क था। सर इसके ऊपर हेडिंग अपने पेन से दे दीजिए ताकि आपके जहन में ये बात रहे। आपने हेडिंग ही ह्यूमन रिस्क और एनवायरमेंटल रिस्क देनी है सर। सॉरी, ह्यूमन रिस्क कह दिया मैंने, एनवायरमेंटल रिस्क और थर्ड पार्टी रिस्क। सर जी, सिनेरियो नंबर 3 जल्दी से पढ़ना शुरू करें। बिल्कुल पिछले जैसा ही है, उधर सैलाब था, इधर लाइटिंग। अच्छा, आमतौर पे ना बाहर के ममालिक में जिनके ये सवाल होते हैं वहाँ पे लाइट का जाना एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ होती है, शायद पहले भी बात हुई है। वहाँ पर लोग हैरान थे, लाइट चलेगी? अच्छा, इम्पॉसिबल वाली बात है। नहीं, वो कहते ये हो ही नहीं सकता। ऐसे मतलब वो हैरान हो जाते कि लाइट चलेगी, इसका मतलब है कोई मेंटेनेंस का काम होगा, और वो पहले बता देते हैं कि जनाब लाइट जानी है। तो बेसिकली फिर इस वजह से उनके जनरेटर और उनकी ये यूपीएस वगैरह होता है ना, वो भी ख़ास तौर पे उसको रेडी रखना पड़ता है कि यार ये एक मेजर काम है। अब बिजली गिरी है, उसकी वजह से बुनियादी तौर पे आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया हुआ था। ये जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया हुआ है, इस पर जिम्मेदारी उसने क्लियरली बता दिया किसकी है, वेंडर की जिम्मेदारी है, थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी है। तो अब थर्ड पार्टी ने इसको पूरा नहीं किया, आपने उसको बावर भी कराया कि करो। सर अब इस केस में आपने लिखना है कि पेनल्टी दो, जो कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी। सर जी आपका नुकसान ही हो रहा है ना, कंट्रोल ये कि आप अपना नुकसान रिकवर करें उस बंदे से जिसकी गलती है। पॉइंट समझ आ रहा है? बाकी तो देखें, एनवायरमेंटल रिस्क है,
और थर्ड पार्टी रिस्क है, ये दोनों आपको पता है। एनवायरमेंटल रिस्क के लिए आपने यूपीएस और जनरेटर की जरूरत थी, आपने थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप उस पर डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी को आपने बताया भी है, उसने उस पर अमल नहीं किया। अब जो लॉस है वो थर्ड पार्टी से आप रिकवर करेंगे। थर्ड, याद रखें, थर्ड पार्टी का ऑडिट करना, थर्ड पार्टी की परफॉर्मेंस को कॉन्टीन्यूसली देखना और मॉनिटर करना, ये ज़रूरी एलिमेंट है और इसको आपने इंश्योर करना है। ये सवाल बिल्कुल पीछे जैसा था, ज़रा एक बार पढ़ देते हैं जल्दी से। सर, इंसिडेंट वाज कॉज्ड बाय लाइटिंग, तो ये कौन सा रिस्क हो गया है? एनवायरमेंटल रिस्क हो गया। सर, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, हो पाया और पेशेंट केयर डिले हो गई, स्विच टू मैनुअल अल्टीमेटली लीडिंग टू ऑपरेशनल डिसरप्शन हो गई बुनियादी तौर पे। रिकमेंडेड कंट्रोल क्या है? सर जी, लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम होता है एक, ये करें। सर, जो इलेक्ट्रिक जो वोल्टेज ऊपर नीचे होने की वजह से जो नुकसान होता है वो करें, और अपनी बैकअप पावर सिस्टम को रेगुलरली टेस्ट किया जाए। फिर उसके बाद आ गया हॉस्पिटल डिपेंड ऑन एन एक्सटर्नल डाटा सेंटर प्रोवाइडेड टू मेंटेन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर जी, आपने उस पर डिपेंडेंट थे, तो ये थर्ड पार्टी रिस्क था। इम्पैक्ट क्या हुआ? डाउन टाइम आ गया, हॉस्पिटल की रेपुटेशन जो है उस पर नेगेटिव इफेक्ट आया। सर, बिजनेस इम्पैक्ट में हमेशा आपने जब लिखना है पैसे, फाइनेंशियल लॉस, रेपुटेशन लॉस, लीगल इशू और ऑपरेशनल डिसरप्शन, ये वाली चीज़ें हाईलाइट करनी है। सिस्टम अनअवेलेबल रहा, ऑपरेशंस रुक गए, ये वाली बात है। अच्छा जी, रिकमेंडेड कंट्रोल क्या है? फिर वही, गौर से देखो, फिर वही ऑडिट है, फिर वही ऑडिट है। पीरियोडिक एविडेंस ऑफ जनरेटर टेस्टिंग, जी जनरेटर टेस्टिंग है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑब्लिगेशन है, और उसे कहें परफॉर्म करे पेनल्टीज। सर्विस लेवल एग्रीमेंट में जो पेनल्टी है वो करे। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, बाज़ औक़ात गलती से आपको पता चलता है आपकी एग्रीमेंट में कमी है, तो उसको ठीक करो, उसको अपग्रेड करो, उसको इम्प्रूव करो अपने एग्रीमेंट को। और अगर एग्रीमेंट में ये बात लिखी हुई थी क्लियरली, तो फिर उसको कहोगे पैसे दो। तो यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो अगर गलती उसके एंड पर है, तो इस तरह से ये वाली चीज़ें देखी जाती हैं। सर जी, लाइटिंग प्रोटेक्शन नहीं थी, बैकअप जनरेटर नहीं था, सर्विस लेवल सर्विस प्रोवाइडर ने इग्नोर किया एनवायरमेंटल वीकनेस को, वेंडर मॉनिटरिंग बड़ी ज़रूरी है, और सर्विस लेवल एग्रीमेंट की कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। आपने जो एग्रीमेंट किया, आप उसकी कंप्लायंस को इंश्योर करते हैं। सर जी, ये वाली बातें आपके साथ आ गई। सिनेरियो नंबर 4, जल्दी से पढ़ना शुरू कीजिए। नंबर 4 लिखना है, कागज पेंसिल निकालें और जो सवाल है उसका जवाब लिखें। मैं इसको पूरा कर देता हूं, ये लें, इसको लिखना है, ड्राफ्ट करें। क्या लिखते हैं जी? पहले स्टेप में आपको सोचना आना चाहिए कि मैंने थिंकिंग पैटर्न क्या होना चाहिए ना, कि मैं किस तरह से पढ़ूं। ये थिंकिंग पैटर्न तब डेवलप होता है जब आपको बैक एंड पे डाटा आपके पास होता है। अगर आपके दिमाग में रिस्क के नाम ही नहीं, अगर आपको पता ही नहीं है कि ह्यूमन रिस्क में, फिजिकल रिस्क में, डिजिटल रिस्क में, एनवायरमेंटल रिस्क में, थर्ड पार्टी रिस्क में, कंप्लायंस रिस्क, ये कौन कौन से रिस्क हैं, अगर आपको यही नहीं पता, तो आप पहले स्टेप में फारग हो जाएंगे। अगर आपको ये सारी चीजें पता है और वो वाला टॉपिक याद है, चैप्टर नंबर 14 वाला, फिर आप आएंगे अगले स्टेप पे। अच्छा जी, अब मैं देखता हूं मैंने आगे क्या करना, और मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो। उस केस में अगला स्टेप होता है कि आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं
के सिनेरियो पढ़ते हैं और उस सिनेरियो से रिलेट करते हैं, उस एरिया को जोड़ते हैं। अच्छा यार थंडरस्टॉर्म आ गया है, ये तो मैंने एनवायरमेंटल रिस्क में पढ़ा था, तो ये एनवायरमेंटल रिस्क है। अब आप हेडिंग तक तो पहुंच गए, ये एनवायरमेंटल रिस्क है, ह्यूमन रिस्क है, फिजिकल रिस्क है, डिजिटल रिस्क है। अब अगला स्टेप होता है इसको जस्टिफाई करना कि भाई ये रिस्क है। आप लिखते हैं कि ये एनवायरमेंटल रिस्क है, चूँकि एनवायरनमेंट की वजह से आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आई है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से ये फलां रिस्क। सर समझ आ रहा है? अगर अच्छा फिर उसके बाद दिमाग में किताब में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके कंट्रोल्स, उसको आपने क्या करना है, अब अप्लाई करना है और उसके कंट्रोल्स भी लिखने हैं। लेकिन याद रखिएगा सवाल को देखना बेकार है अगर आप लिख नहीं सकते तो। आपके दिमाग में जो भी आया अपना दिमाग लेके आप घर वापस आ जाएंगे, उसके पास क्या जाएगा, आपका स्क्रिप्ट जाएगा, आपका लिखा हुआ कागज जाएगा। जो लिखेंगे वो उस तक पहुंचेगा, जो सोचेंगे वो उस तक नहीं पहुंचेगा। बंदा घर आके जब अपने नंबर लगा रहा होता है ना, तब भी वो अपनी सोच की बेस पे लगा रहा होता है, मुझे तो ये 3 पॉइंट आते थे। नहीं, जब नंबर लगाने हैं तो जो एक्चुअल में लिख के आए हो उस बेस पर लगाने। सर समझ आ रहा है? बच्चे आगे मुझे कहते सर हमने तो सोचा था 60+ जाएंगे, ये 32 नंबर कैसे आ गए? मैंने कहा भैया जो आपने सोचा था ना, आपने उस बेस पे नंबर लगाए। नंबर किस बेस पे लगने हैं? जो लिखा है। सर पासवर्ड की बात आई तो ज़हन में फौरी कौन सा कंट्रोल आ गया, कौन सा रिस्क आ गया? सर डिजिटल रिस्क है, ये डिजिटल रिस्क है। अनऑथराइज एक्सेस का मसला है, दैट में लीड टू अनऑथराइज चेंज या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर का इशू हो सकता है। सर समझ आ रहा है? एम्प्लॉइज इंटेंशनली ये वाला काम कर रहे हैं कि दूसरे की क्या कहते हैं क्रेडेंशियल्स को यूज कर रहे हैं। इंसान है, फ्रॉड कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, गलती कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, ये सारे काम जो इंसान कर रहा है ये ह्यूमन रिस्क में भी आ जाएगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये 2 तरह के रिस्क हैं। फेल्ड कम। अच्छा इसने ना कुछ बातें इस सवाल में, ये जो सवाल मैंने आपको दिए इसमें उसने ऐसे कहा है, शायद आईकेप के भी वैसे मैंने सवाल कराने हैं अभी जो आए हैं, लेकिन मैं ये चीज़ इसलिए करा रहा हूँ कि ये फेल्ड कंट्रोल से आपको कंट्रोल भी पता चल जाता है और उसने काम नहीं किया ये भी पता चल जाता है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होने चाहिए, ये भी कंट्रोल है। पासवर्ड रखने की पॉलिसी होनी चाहिए, ये भी कंट्रोल है। उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये भी कंट्रोल है। अब पासवर्ड है, पॉलिसी तो है, लेकिन क्या उन्होंने इस पर अमल किया? नहीं किया। पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, यहां पर कंट्रोल फेल हुआ। तो सर समझ आ रहा है? सर द फाइनेंस मैनेजर बिलीव दैट द पॉलिसी वुड इनकन्वीनियंस एम्प्लॉयज एंड इंस्ट्रक्टेड IT डिपार्टमेंट नॉट टू एनफोर्स। नहीं की पासवर्ड पॉलिसी, ये गलती की। फिर आपको यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग, फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग पढ़ाया ना, ट्रेन करने की ज़रूरत है। ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आपने अपना पासवर्ड किसी दूसरे को नहीं देना। सर जी आपके लॉगिन, आपके जो प्रिविलेज अकाउंट्स हैं, इनकी एक्टिविटी लॉगिंग होती है कि इस अकाउंट ने या इस आईडी ने किस किस मौके पर किस किस टाइम पर कौन कौन सी एक्टिविटी की। सर उसकी लॉगिंग होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सर एन अदर एम्प्लॉय एक्सेस कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट विदाउट ऑथराइजेशन। सर इंफॉर्मेशन लीक हो गई है, कोई लॉगिंग नहीं है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, किसने कब एक्सेस किया,
बल्कि इसकी ना रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होती है अगर सेंसिटिव लॉगिन हो, ख़ास तौर पे जिसके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसकी हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है रियल टाइम मॉनिटरिंग, यानी जिस वक्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड लगेगा उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी कि उसने क्या क्या किया, उसकी स्क्रीन पूरी रिकॉर्ड हो रही होती है। सर ये वाली सारी चीज़ें थी, ज़रा एक बार देखते हैं। ह्यूमन रिस्क है, एम्प्लॉय इंटेंशनली मिसयूज अनदर एम्प्लॉय क्रेडेंशियल्स टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। चूंकि ये इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन था और डेलिबरेटली मिसयूज किया तो ये इनसाइडर थ्रेट भी कहलाया जा सकता है। बहरहाल एक ह्यूमन रिस्क है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई है, ट्रस्ट लॉ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल पर से एतमाद लोगों का ख़त्म हो जाएगा। रिकमेंडेड कंट्रोल क्या है, ट्रेनिंग कराई जाए लोगों को कि पासवर्ड शेयर नहीं करने। दूसरा क्या रिस्क है, डिजिटल रिस्क है, क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। अगर कोई बच्चा लिखे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी नहीं है तो गलत, सवाल में लिखा हुआ है, आप क्या नहीं करवा सके, इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके। सर अनऑथराइज एक्सेस हो गई, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो गई, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट, देखो लफ्ज उसने इम्प्लीमेंट का लिखा है, ये नहीं लिखा बनाओ, अमल दरामद कराओ। MFA होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब पासवर्ड तो आप चोरी कर लोगे, थंब इम्प्रेशन किधर से लाओगे, OTP तो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे ही आएगा ना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो MFA को इस्तेमाल किया जा सकता है, पीरियोडिक पासवर्ड रिव्यू किया जा सकता है। रिक्वायरमेंट होती है कि 3 महीने बाद पासवर्ड को अपग्रेड किया जाए। सर जी कौन से कंट्रोल फेल हुए हैं, पासवर्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो सकी, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट एनफोर्स नहीं हो सकी, मैनेजमेंट ने ओवरराइड की, सेकंड में ओवररोड किया IT डिपार्टमेंट। सर मैनेजमेंट ने IT डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन पर अमल दरामद नहीं किया, अल्टीमेटली यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग एंड प्रिविलेज एक्सेस अकाउंट वर इनएडिक्वेट। सर बस पेपर में एक सवाल आना है जिसमें एक सिनेरियो होगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, देखा होगा, मगर अगर आपने ये सारी प्रैक्टिस की होगी, ये सारी चीज़ें देखी होंगी तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल ऐसी ही है कि जैसे आप अपने घर में अपनी क्या कहते हैं सोसाइटी में, कॉलोनी में, सड़क पे क्रिकेट खेलते हैं। एक दिन सब दोस्त 4-6 दोस्तों ने मिलकर कहा फ़लाँ जगह पे उस दूसरी सोसाइटी वालों के साथ या क्लब वालों के साथ मैच है, तो आप वहाँ पर जाते हैं तो आप सोचते हैं यार मैंने हर तरह की बॉल की प्रैक्टिस की है, यॉर्कर की भी प्रैक्टिस की है, बाउंसर की भी प्रैक्टिस की है, गुड लेंथ की भी प्रैक्टिस, मैंने हर तरह की बॉल की प्रैक्टिस की। उधर जो बॉलर जैसी भी बॉल फेंकेगा मैं छिक्का मार दूँ। यार मेरा पॉइंट समझ आया, ये बस वो वाली प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। पेपर में जो सवाल आएगा वो जैसा भी आएगा इस जैसा ही होगा। आपको सवाल को समझना आ गया, आपको सवाल को लिखना आ गया। अभी मैं देख रहा हूँ बच्चों के सफ़े खाली हैं, उन्होंने सिर्फ रिस्क के नाम लिखे हुए क्योंकि उनका पेन ही नहीं चल रहा। सर ये समझ आ गया ना, अब लिखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ रिस्क के सवाल, ये वाले सिनेरियो बेस्ड सवाल यकीन माने 100 भी कर लें और लिखे ना तो बेकार है, 10 करें लिख के करें तो फायदा, क्योंकि आपको बाकायदा एक्सप्लेन करना होता है कि ये वाला रिस्क जो मैं कह रहा हूं ये क्यों है। कल मैंने आपको 18 सिनेरियोज दिए, आज 7 सिनेरियोज हैं। अभी मैंने 4 करा दिए, एक और उम्मीद है इस टाइम में हो जाएगा, वो कराता हूं। सर इसको लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूं लिखना है।
अगर आप पहले देखो, जो सवाल आपको लिखना आ गया, जो समझ आ गया, उसको लिखोगे तो लिखना आएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, अभी आपको समझ आया, अभी आपको लिखना नहीं आया, अभी आपको लिखना नहीं आया, अभी आपको सिर्फ समझ आया। अभी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पेन चलाना पड़ेगा। सर जी सिनेरियो नंबर 5, फिनसिक्योर बैंक लिमिटेड recently migrated its core banking system to a cloud platform managed by an external cloud service provider. Before mitigating the IT risk committee recommended implementing multi-factor authentication. अच्छा उन्होंने कहा multi-factor authentication करें, encryption करें sensitive data की, quarterly disaster recovery test करें, locating the disaster recovery site outside flood prone area. Due to budget constraints and pressure to complete the project before the financial year end, senior management approved the migration without implementing the recommendation. Recommendation दी थी लेकिन उस पर अमल नहीं किया. To simply access for employee, to simplify access, सिर्फ यूजर नेम और आईडी यूज किया गया था. ये क्या कह रहा था? MFA करो, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ने कहा नहीं, यूजर नेम और आईडी करो, और एम्प्लॉय वर परमिटेड टू एक्सेस द सिस्टम फ्रॉम पर्सनल लैपटॉप्स. द क्लाउड प्रोवाइडर एस्टैब्लिश्ड द DR डिजास्टर रिकवरी साइट ऑन लो लाइंग लैंड नियर द रिवर बिकॉज इट वाज सिग्निफिकेंटली चीपर. सर ये रिवर के साथ ही उसने वो ले लिया. एनवायरमेंटल रिस्क सामने नजर आ रहा है, ऑथराइजेशन रिस्क नजर आ रहा है. A few months later, an account officer received an email appearing to be from a bank IT department. Accounts officer ने एक ईमेल रिसीव की जो कि IT डिपार्टमेंट से आ रही थी. लग रहा था कि IT डिपार्टमेंट से आ रही है, और वो कह रहा था कि वेरीफाई कराएं अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स. उसे लगा कि ये ईमेल जेन्युइन है, उसने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया फेक वेबसाइट. क्रिमिनल साइबर क्रिमिनल यूज द स्टोनर ग्रेड, उसने इस क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए क्लाउड एनवायरनमेंट एक्सेस कर लिया. लॉगिन आईडी डाल के उसको एक्सेस कर लिया सिस्टम को. और फिर द अटैकर डाउनलोडेड कस्टमर इंफॉर्मेशन एंड इंस्टॉल्ड रैंसमवेयर दैट एनक्रिप्टेड सेवरल. सर जी उसने ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर ली और रैंसमवेयर इंस्टॉल कर लिया. अब सर ये रैंसमवेयर क्या है? ये सारी बातें हम पहले कर चुके. While the bank attempted to activate its disaster recovery site, the region experiences heavy rainfall. अच्छा जी, वो डिजास्टर रिकवरी साइट को एक्टिवेट कर रहे थे, वहां पर उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो गई है, दरिया ओवरफ्लो कर गया, सैलाब आ गया. क्लाउड प्रोवाइडर्स की डिजास्टर रिकवरी फैसिलिटी है. इन्वेस्टिगेशन की गई, उससे रिवील हुआ कि क्रिटिकल सर्वर हैड बीन इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड फ्लोर डिस्पाइट अर्लियर रिकमेंडेशन टू यूज रेज्ड फ्लोरिंग. Consequently, the DR site failed to recover the banking system. The investigation further revealed that system audit logs had not been reviewed for more than 6 months, allowing the unauthorized access to remain undetected until customer begins reporting failed transaction and suspicious account activity. सर वो कहता है रिस्क बताइए कौन कौन से रिस्क थे. सबसे पहली बात आपने कहा सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के एक्सेस करा दी है, और ये आप किसी पर्सनल लैपटॉप से भी डाल सकते हैं. कौन सा रिस्क है सर? डिजिटल रिस्क है. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़्यादा सिक्योर था, डिस्पाइट कहा गया कि MFA होना चाहिए यूज़र आईडी और लॉगिन हो रहा है यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने से, और रिस्क ये है कि कोई अनऑथराइज बंदा इसको एक्सेस कर सकेगा. ये डिजिटल रिस्क है. एक बात.
अच्छा जी, लो लाइंग लैंड परमिटेड टू एक्सेस द सिस्टम नियर रिवर जी, एनवायरमेंटल रिस्क है। एनवायरमेंटल रिस्क कैसे है? जैसे कि उसने आगे लिखा कि ओवरफ्लो कर गया तो आपके ये मसला है। दूसरा रिस्क, फिर उसके बाद एन अकाउंट ऑफिसर रिसीव ईमेल, इसने, ये कौन सा रिस्क है? ह्यूमन रिस्क है, गलती है, नेग्लिजेंस है, जिस वजह से इसने अपना लॉगिन आईडी और ओटीपी कर दी। फिर उसके बाद कौन सा रिस्क है सर? A cyber criminal use the stolen credentials to access the environment. Once inside, the attacker download customer information and install ransomware that encrypted the data. अब डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया, बैंक ने डिजास्टर रिकवरी साइट को एक्टिवेट किया तो पता चला वहां पे रेनफॉल की वजह से वो सर जी क्लाउड प्रोवाइडर है, यानी क्लाउड प्रोवाइडर पर डिपेंडेंट है। यस, थर्ड पार्टी रिस्क है, बिल्कुल सही। और कौन सा रिस्क है भाई? सर कस्टमर की इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव डेटा आपके पास है, जब वो लीक हो गई तो लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस हो जाएगी। सर ये कंप्लायंस रिस्क भी है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये वाले सारे रिस्क आपने सिर्फ हेडिंग नहीं लिखनी, जस्टिफाई करने। सिर्फ हेडिंग काफ़ी नहीं है, क्या करने हैं? आपने इसका जवाब लिखते वक्त सबसे ऊपर हेडिंग, नीचे जस्टिफिकेशन। तो सर समझ रहे हैं, ये ज़रूरी है। वो कहते हैं 5 रिस्क बताएं, आपको 5 रिस्क बता दिए। आइडेंटिफाई ईच रिस्क विद रेफरेंस टू सिनेरियो, जस्टिफाई, जस्टिफिकेशन भी साथ साथ हो गई। आइडेंटिफाई फेल्ड और मिसिंग कंट्रोल, सर ये सारे कंट्रोल बताए हुए। MFA होना चाहिए था, डिजास्टर रिकवरी की टेस्टिंग होना चाहिए, डिजास्टर रिकवरी। मिसिंग कंट्रोल यही है कि वो ग्राउंड लेवल पे है, उसको फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर होना चाहिए था। लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए फिशिंग अटैक से बचने की। फिर और कौन सा कंट्रोल था? एनवायरमेंटल का बता दिया, ह्यूमन का बता दिया। कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए अपने डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करें, डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करें। अगर किसी दूसरा बंदा एक्सेस कर भी ले तो भी वो उसके लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो। सर उसने कहा था कंट्रोल्स बताएं, फेल्ड भी साथ ही, फेल्ड बताया, उसके साथ ही एडिशनल कंट्रोल बता दिया। और 1 पॉसिबल बिजनेस इम्पैक्ट। बिजनेस इम्पैक्ट क्या? फाइनेंशियल लॉस भी है, रेपुटेशनल का खौफ भी है, क्या कहते हैं, लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस का इम्पैक्ट भी है। ये है सर, एक बार इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्या है? अटैक करने क्रेडेंशियल्स ले लिए हैं फिशिंग अटैक करके, तो ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। हम इसी को ही डिजिटल रिस्क भी कह रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। नॉर्मली जो कैटेगरी हम देख रहे थे 6 की, उसमें यही है। ऑल्दो अगर कोई बंदा इस तरह से उसको अटैक करे तो ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क होता है। फिशिंग अवेयरनेस इनएडिक्वेट है। रेकमेंडेड कंट्रोल ये है कि MFA होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अगर किसी को पासवर्ड पता चल भी गया तो थंब इम्प्रेशन किधर से लाएगा? और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो डिवाइस स्पेसिफिक होता है, आप अपनी ही डिवाइस से उसको एक्सेस करेंगे तो होगा। जब जो अटैकर है वो तो कोई दूसरी डिवाइस यूज़ कर रहा होता है, तो वहाँ से भी लॉगिन नहीं मिलता। फिशिंग अवेयरनेस टेक्निक्स। और लास्ट आ गया बिजनेस इम्पैक्ट क्या? सिस्टम अवेलेबल नहीं रहेगा। ह्यूमन रिस्क क्या है? क्रेडेंशियल्स क्यों दे दिए? अवेयरनेस होनी चाहिए थी। रेगुलर सिमुलेशन करें और ट्रेनिंग दें, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होनी चाहिए। डिजिटल रिस्क क्या है?
Remote access relied only on password and personal device were permitted without adequate safeguard. सर जी जस्टिफिकेशन डिजिटल रिस्क है कि रिमोट एक्सेस रिलाइड ओनली ऑन पासवर्ड और पर्सनल। सर जी आपकी रिमोट एक्सेस सिर्फ पासवर्ड पे रिलाई कर रही है और पर्सनल कर रही है, वीक ऑथेंटिकेशन है, जीरो ट्रस्ट प्रिंसिपल होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। थर्ड ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मोर और लेस सेम है, तो अगर आपने एक भी लिखा होता तो बात चल जाए। थर्ड पार्टी रिस्क क्या है, बैंक डिपेंडेंट है क्लाउड प्रोवाइडर पे जो सही से नहीं कर सका। जब थर्ड पार्टी रिस्क आया आपने सर्विस लेवल एग्रीमेंट की बात करनी है, आपने उसका ऑडिट करना है, आपने क्या कहते हैं अगर उसके साथ पहले बातें डिसाइड की हुई थी उसने कंप्लाइंस नहीं की तो आपने उससे पेनल्टी की बात कर लेनी है। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये वाली बातें हमने कल भी की हैं थर्ड पार्टी रिस्क के वजह से। एनवायरमेंटल रिस्क की बात करेंगे। एनवायरमेंटल रिस्क क्या है, फ्लडिंग डैमेज द डिजास्टर रिकवरी साइट बिकॉज इट वाज बिल्ट ऑन, हाँ यहाँ पर बनी है, पुअर साइट सिलेक्शन है, इनएडिक्वेट फ्लड प्रोटेक्शन है, आप दूसरे अपनी जगह तब्दील कर लें या उसको फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर ले जाएं। सर जी ऑपरेशनल रिस्क, बैंकिंग काम है, ऑपरेशन डिसरप्ट हो जाएंगे, ये इनएडिक्वेट बिजनेस, आपकी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग होनी चाहिए। ये वाला रिस्क हमने चैप्टर नंबर 17 में पढ़े हैं, ऑपरेशनल रिस्क। और बिजनेस को कंटिन्यू रहना चाहिए, रेगुलर बिजनेस कंटिन्यूटी को इंश्योर करें। और कंप्लायंस रिस्क तो बहरहाल हमने डिस्कस किया था, कस्टमर का डाटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपको कंप्लायंस को इंश्योर करना चाहिए डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के मुताबिक। अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था सर। मसला सिर्फ ये होता है कि आपको लगता है आपको बाइक चलानी आती है, लेकिन जब आप बाइक पर बैठ कर उसको चलाने लगते हैं ना तो वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने रिस्क याद किए तो आपको लगता है कि आप कोई भी सवाल आएगा कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। पहले उसकी प्रैक्टिस कर लें। और सर समझ आ रहा है, ये मैंने डिस्कस किया, इसके बावजूद जब आप करने लगेंगे आप उसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ये जितने सवाल जितने केसेस मैंने आपको दिए हैं तकरीबन 25 के करीब हो गए, ये 25 हैं बल्कि, ये सारे करने हैं आपने लिख के, फिर बात बनेगी। कितनी बार करने हैं, एक बारी जुबानी सारा पढ़े और देखें कि दिमाग काम कर रहा है, दूसरी बार सारे लिखे और देखें कि पेन काम कर रहा है, फिर बात बननी है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये कहें कि सर बता रहे हैं बस ठीक है समझ आ गई, नहीं होना। मैं यकीन करें मैं बता रहा हूँ, आई एम वेरी श्योर कि अगर बच्चा सारे लेक्चर के सारे सवाल ध्यान से देख भी रहा है 40% से ज़्यादा पिक नहीं कर सकेगा। इस सवाल करने से ही होता है वरना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये पास पेपर का सवाल। क्यूब बैंक लिमिटेड operates 800 plus branches nationwide and serves 7 million customers through internet banking, a mobile banking application and ATM networks. CBL process over 5 million transactions daily, including fund transfer, bill payments and remittance. Recently, the following security incidents were reported to senior management. क्यूब बैंक लिमिटेड है, 800 प्लस ब्रांचेज हैं और 7 मिलियन कस्टमर्स थ्रू इंटरनेट बैंकिंग सर्व हो रहे हैं। अब मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एंड ATM नेटवर्क, CBL प्रोसेसेस ओवर 5 मिलियन ट्रांजैक्शन डेली, इंक्लूडिंग फंड ट्रांसफ़र, बिल पेमेंट, रेमिटेंस। बैंक है, इतनी ब्रांचेज हैं, 7 मिलियन कस्टमर्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल ऐप है, ATM है, यानी IT इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है, 5 मिलियन ट्रांजैक्शन डेली हो रही हैं, हैवी लेवल का काम भी है, मल्टीपल कस्टमर को रिसीव हुआ है टेक्स्ट एंड ईमेल। अब तवज्जो से देखना,
multiple customers receive fraudulent text message and email impersonating CBL officials, requesting them to click malicious link to verify account detail. Similar email were also sent to employee requesting their login credentials for CBL official system. कौन सा रिस्क? सर अब आप पास पेपर पे आ गए हैं। मेरे मुताबिक जितने सवाल किए आप सोचें, अब आप पेपर में बैठे हैं, क्या ये पिक हो रहा है सवाल? सर जी ये डिजिटल रिस्क है, ये इसमें आपने बताना यही है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क है कि भाई असल में ये फिशिंग अटैक है, फिशिंग अटैक है। अगर आपको अपने लोगों को ट्रेन करना है कि इस तरह के रिक्वेस्ट को डील कैसे करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है, और ये डिजिटल रिस्क है। मैं अगर एक बार देखूं तो रिक्वायर्ड क्या है, ईच इंसिडेंट आइडेंटिफायर एक्सप्लेन करें, रिस्क डिजिटल, ह्यूमन और फिजिकल, ऑल्सो रिकमेंड अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजी। अच्छा जी दूसरी बात कर लो, द IT सिक्योरिटी टीम ने डिस्कवर किया कि 3 एम्प्लॉइज जो लोन प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में थे वो इंटेंशनली लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर कर रहे थे अनऑथराइज्ड पर्संस के साथ। हाँ जी, इंसान है, खबासत कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, 2 नंबरी कर रहा है, इंसान है सर। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऊपर भी तो इंसान हो। भाई मैं इदारे की बात करूं, इदारे के बाहर से अटैक हो रहा है तो ये डिजिटल है, सिस्टम पे अटैक हो रहा है। यहाँ पे इंसान क्रेडेंशियल्स शेयर कर रहे हैं, ग्रांटिंग देम एक्सेस टू फाइनेंशियल डाटा एंड क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ 50,000 कस्टमर्स। इन फरवरी 2026 CBL's website experienced 2 separate incidents in which an unusually large volume of traffic from multiple unknown sources were overwhelmed the system capacity. As a result, internet banking service became unavailable for approximately 4 hours during peak banking periods, affecting customer transaction and causing reputational damage. जी सर जी, 2 सेपरेट इंसिडेंट्स हुए हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मल्टीपल अननोन सोर्सेज से उसने सिस्टम को भर दिया। बुनियादी तौर पे ये डिनायल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DDoS सर पड़ा हुआ है ना, डिनायल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस, ये वो वाला अटैक है, डिजिटल रिस्क है। उसने ना आपकी आसानी इसलिए कर दी है कि यहाँ पर आप बजाय के ये सोचें कि ये यानी साइबर सिक्योरिटी रिस्क लिखें या डिजिटल रिस्क लिखें, उसने आपको बता दिया कि भाई इन 3 में से कोई ना कोई है। असल नंबर एक्सप्लेन करने के हैं, असल नंबर फिशिंग अटैक लिखने के हैं, असल नंबर डिनायल ऑफ सर्विसेज लिखने के हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका हल क्या होता है? सर फायरवॉल लगाएं, आइडेंटिफाई करें कौन ऐसे लोग हैं जो वो भेज रहे हैं, उनको ब्लॉक कर दें, ठीक हो गया। IT सिक्योरिटी ने जो डिस्कवर किया था अनऑथराइज क्रेडेंशियल शेयर कर रहे थे, सिस्टम इनका मॉनिटर किया जाए, इनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि ये क्या काम कर रहे हैं। और ये बुनियादी तौर पे इनसाइडर्स हैं, और ये इनसाइडर थ्रेट है, अपने ही मुलाजम है इदारे के, सर समझ आ रहा है? और ये फिशिंग अटैक है। A laptop containing sensitive customer information was stolen from the branch premises. लैपटॉप है, हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो फौरी तौर पे आपने कहाँ पे पहुंच जाना है? फिजिकल रिस्क। दूसरी बार हुआ है ये सर जी, सिक्योरिटी कैमरास, डोर लॉक, सर्वर पॉलिसी, ब्रांच प्रेमिसेस के अंदर से गुम हुआ है, चोरी हुआ है यार, तो कैमरे नहीं लगे होने चाहिए थे, सिक्योरिटी गार्ड ना बैठा होता, सर्वर रूम का डोर लॉक ना होता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारे पहलू हैं। ये उसने कहा था ऑल्सो रिकमेंड अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। सर मुझे लगता है ये वाला सवाल आप कर सकते थे, कर सकते थे,
जितनी प्रैक्टिस कराई है, क्या उस बेस पर ये वाला सवाल बनता है या नहीं बनता? सर अभी करना है, अभी करना है, 10 मिनट आपके पास है, अभी डिस्कस हो गया। सर जी मैं बार बार कह रहा हूँ 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप है दिमाग का चलना, दूसरा स्टेप है पेन का चलना। खुदारा रिस्क के सवाल कर रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को देखें। ऐसा ना हो कि आप सवाल करें और आपका दिमाग अभी चलना शुरू करे और आपको समझ आए यार गेम निकल गई। जी सर जी मैं ऑनलाइन वालों को ये बात दोबारा बता रहा हूँ कि आप आज का लेक्चर देख रहे हैं और आप कहेंगे सर आज का लेक्चर सिर्फ मिसाल के तौर पे 30 मिनट का है, तो उसकी वजह यह है कि दरमियान में गैप था और मैंने जब बच्चों को कहा कि आप सवाल करें तो मैंने रिकॉर्डिंग पॉज करा दी और मैं एक्सपेक्ट करूं कि आपने भी वीडियो पॉज करके ये वाला सवाल 10 मिनट 15 मिनट लगा के किया होगा। अच्छा एक बात आपको बताता चलूं कि ये बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर हमने समझ आ गई है तो लिखने की क्या ज़रूरत है। याद रखिएगा ये जो केस स्टडीज़ हैं और ख़ास तौर पर रिस्क की जो केस स्टडीज़ होती हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप जब सवाल पढ़ें तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड रिस्क आए, और अगला स्टेप है कि जो रिस्क दिमाग में आए हैं आपको वो रिस्क लिखने आते हों। तो सर अगर आपको रिस्क पिक नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपको दोबारा टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर रिस्क पिक हो रहा और पेन चल नहीं रहा, दिमाग में नहीं आ रहा, जो दिमाग में है वो लिखा नहीं जा रहा, जिसका मतलब है आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सर ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमने इसी चीज़ को कवर करने के लिए 25 केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर की और वो केस स्टडीज़ भी की, मॉडल पेपर, पास पेपर के जो सवाल हैं वो आपको करवाए, और सबका टारगेट ये है कि आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लें। चूँकि रिस्क की केस स्टडी मॉडल पेपर में भी है, आपके पास पेपर में भी आई है, और सर इस अटेम्प्ट में भी आनी है। अगले सवाल की तरफ चल रहा हूँ। सर जी इस जो लिखा सॉल्यूशन के साथ टैली करें और देखें कि क्या आप इसके करीब करीब पहुंच पा रहे हैं। अंग्रेजी 19-20 भी है तो कम से कम पॉइंट्स लिख पा रहे हैं। फिशिंग अटैक आपने लिख दिया, डिजिटल रिस्क में फिशिंग अटैक आपने लिख दिया, ब्रेन में रखें, आपको नंबर मिल गया। सर ह्यूमन रिस्क में मैलिशियस इनसाइडर है, इनसाइडर थ्रेट लिख दिया, नंबर आपको मिल गया। डिजिटल इवेंट डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आपने लिख दिया, नंबर आपको मिल गया। फिजिकल अटैक है, थेफ्ट लिख दिया, नंबर आपको मिल गया। सर ठीक हो गया। फिर मिटिगेशन रिस्क में ट्रेनिंग लिख दिया, नंबर मिल गया। ह्यूमन रिस्क में बिहेवियरल मॉनिटरिंग UEBA यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिसिस, ये वाला पॉइंट लिखना चाहिए था। डिजिटल रिस्क की बात करेंगे तो फायरवॉल, जब आपने कहा कि फायरवॉल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम होना चाहिए तो ये वाला नंबर आपको तब मिलेगा। फिजिकल रिस्क की बात करेंगे तो थेफ्ट रिस्क वेयर अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल स्टील हार्डवेयर, implement robust security controls such as biometric access system, surveillance cameras and on-site security personnel to prevent theft, use security storage for portable device like laptop। सर जी ये आंसर नंबर 6 है। सर मैं चल रहा हूं आगे। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 7 था, 5 मार्क्स का सवाल था। उसने ना मुख्तलिफ के बातें की हुई थी। बाज़-औक़ात वो अलहदा केस दे देता है और बाज़-औक़ात वो ज़्यादा सारी बातें लिख के कह देता है जी इसके अंदर मुझे इश्यूज आइडेंटिफाई करो और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले सीटी इन हाउस इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ कर रही है, 10 साल पुराना। अच्छा जी, द इंफॉर्मेशन सिस्टम हैज बीन मॉडिफाइड सेवरल टाइम, हाउएवर चेंजेस हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड, फौरन दिमाग में कुछ आता है। पहले तो जब मैंने पढ़ा ना 10 साल पुराना
तो मेरे दिमाग में यार ये तो बड़ा पुराना हो गया, अब चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई हैं, इनको अपग्रेड करना चाहिए था। उसने फ़ौरन नीचे लिखा मॉडिफाई हो चुका है, लेकिन जो चेंजेस हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं हुई। होनी चाहिए थी या नहीं? चेंजेस डॉक्यूमेंट होनी चाहिए थी। जब भी सिस्टम में चेंज की जाएगी उस चेंज को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट किया जाता है। चेंज क्यों किया गया, चेंज किसने किया, चेंज कब किया, उस चेंज को रिव्यू किसने किया, और इस सब का मकसद ये होता है कि अगर कल को कोई मसला हो तो हम क्या कर सकें, उसको ट्रैक कर सकें कि रिस्पॉन्सिबल कौन है। सर जी, of the 3 original developers, 2 have left the organization. The main developer now leads the software development and maintenance team. दूसरा जो रिमेनिंग रह गया वही लीड कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस का टीम का, विच कंसिस्ट प्राइमरीली ऑफ जूनियर स्टाफ। सर जी याद रखिएगा, जो स्टाफ सीनियर होता है वो स्टाफ गलती नहीं करता। स्टाफ के जूनियर होने का मतलब है रिस्क है कि लोग गलती करेंगे। सर, द करंट हेड ऑफ IT डिपार्टमेंट ज्वाइंड 3 years ago and has strong expertise in network security but limited experience in software development and IT governance। सर जी, आपका पुराना सिस्टम है, आपको कॉन्टीन्यूसली डेवलपमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए वो वाला बंदा जिसके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल भी हो वो भी रिक्वायर्ड है। बहरहाल ये कोई एज सच वीकनेस नहीं है। अगर वो कह रहा होता ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है तो फिर हम कहते कि ये वीकनेस है। उसने हमें सिर्फ 3 कहे हैं, 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस, हमारे पास मार्जिन है। आगे चलते हैं। ऑल्दो सर्टेन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम आर इन प्लेस, CT डज नॉट हैव अ डॉक्यूमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। सर जी, पॉलिसी का ना, पॉलिसी लाजमी होनी चाहिए, ये बात आपको पढ़ाई हुई है। देयर मस्ट बी, मैंने पॉलिसी के बारे में क्या बताया था, पॉलिसी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन को देखना चाहिए, पॉइंट नंबर 2। तीसरा, फिर भी कोई इंसिडेंट हो तो देखें वो पॉलिसी में कवर हो रहा था या नहीं हो रहा था। अगर कवर नहीं हो रहा था तो पॉलिसी को अपग्रेड करें। चौथा, अगर कोई इंसिडेंट हुआ है और जो पॉलिसी थी उसके खिलाफ हुआ है तो फिर उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर सवाल में तो थोड़ी सी बात कही है, मैं आपको पूरा इसलिए बता रहा हूँ कि ये वाला सवाल तो दोबारा नहीं आना। जो सवाल आना उसके लिए आपका दिमाग तैयार होना चाहिए। सर जी आगे चलते हैं। IT procurement decisions are made annually at the discretion of the IT heads. Recently, high capability servers were purchased that appears excessive for business requirement. IT procurement decisions जो है ना वो annually होते हैं at the discretion of IT head. Recently, high capacity servers were purchased that appears excessive for business requirement. A recent data breach resulted in customer names and phone number leaked, social media incident damaged CT reputation and let। सर जी, जैसे ही सेंसिटिव डाटा सोशल मीडिया पर गया कंप्लायंस रिस्क आ गया। कस्टमर का डाटा, सेंसिटिव डाटा, पीछे सवाल किया भी है सर, कंप्लायंस रिस्क आ गया वहीं पे। सर जी, डाटा को सिक्योर करें, अनऑथराइज एक्सेस के लिए कंट्रोल्स होने चाहिए। डाटा जो स्टोर है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये सारी चीज़ें आप ये बात कह सकते हैं। ये इदारे की रेपुटेशन का मसला है, कंप्लायंस रिस्क है, आप पर केस हो सकता है, लीगल पेनल्टी लग सकती है। सपोज योर आंसर बाय क्लियरली लिंकिंग द बेनिफिट्स टू द स्पेसिफिक बिजनेस रिस्क। आप बताएं और फिर इसका उसके रिस्क के साथ इसको मैच भी करें। मैं ज़रा एक बार इसका सोल्यूशन देखूं। एक जनरल डिस्कशन आपके साथ हो चुकी है। सर जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस विच CT शुड अडॉप्ट टू इंश्योर एन इफेक्टिव IT सिस्टम एंड मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। एस्टैब्लिश अ क्लियर IT गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर अकाउंटेबिलिटी।
सबसे पहले तो आईटी स्ट्रक्चर होना चाहिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी किसके पास है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। द लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डिपेंडेंस ऑन वन की डेवलपर्स, डिस्क्रिशनरी प्रोक्योरमेंट इंडिकेट वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, अ फॉर्मल फ्रेमवर्क डिफाइंस रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग। सर जी पहला प्रॉपर आईटी स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा, आईटी का सिस्टम आईटी की स्ट्रेटजी के साथ क्या होगा, इन लाइन होना चाहिए। आपकी लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डिपेंडेंस ऑन वन की डेवलपर, डिस्क्रिशनरी प्रोक्योरमेंट इंडिकेट वीक गवर्नेंस। सर एक बंदा जिसका जो दिल चाहे खरीद ले, वो तो अपना फ़ायदा सोच लेगा, अपनी मर्जी के सप्लायर से खरीदेगा, कमीशनें खाएगा। सर डिपेंडेंस ऑन, एक 3 थे ना, 2 चले गए, अब 1 रह गए, आप प्योरली उस पर डिपेंड कर रहे हैं डेवलपर पर, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर वो गलती कर दे तो उसको कौन चेक करेगा, ये भी मसला। डॉक्यूमेंटेशन का ना होना, सर ये तीनों मसले हैं। असल में आईटी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और एक बंदे का काम दूसरा बंदा लाजमी चेक करे। पहला पॉइंट ये था। अलाइनमेंट, सर जी ये जितने पॉइंट्स अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स आपने इसको अलहदा सिनेरियो बेस पे लिखने के लिए अपने पास रखने हैं। कोई भी ऐसा सवाल पेपर में ऐसी चीज़ इंडिकेट हो, आप फ़ौरन ये वाले पॉइंट्स लिखिए। सर आपकी आईटी की स्ट्रेटजी बिजनेस की स्ट्रेटजी के साथ इन लाइन होनी चाहिए। अब उसने ऊपर बेस्ट प्रैक्टिस लिखी है, नीचे इस सिनेरियो को रिलेट किया है। आईटी इन्वेस्टमेंट शुड सपोर्ट कंपनीज ओवरऑल स्ट्रेटजी। आईटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंश्योर करे कि ऑल प्रोजेक्ट्स आर अलाइंड। सर प्रॉपर आईटी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए और वो बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ इन लाइन होनी चाहिए। ये असल में बात है, चूँकि उसने कहा कि कोई डॉक्यूमेंट पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आईटी रिलेटेड प्रोक्योरमेंट इज डन विद आउट अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। कौन सी प्रोक्योरमेंट हो रही है, किस तरीके से हो रही है। अब द परचेज ऑफ हाई एंड सर्वर, उसने एक सर्वर खरीदा है जो बिजनेस की नीड से बहुत ज़्यादा है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। दिस परचेज ऑफ हाई एंड सर्वर बिफोर रिक्वायर्ड कैपेसिटी इंडिकेट कि बिजनेस की आईटी की इन्वेस्टमेंट बिजनेस नीड के साथ अलाइन नहीं है। सर जी आपने बिजनेस में पैसा क्यों लगाना होता है, ताकि उससे आपको फ़ायदा हो। और अगर आप फ़ायदा नहीं हासिल कर रहे आईटी की सॉफ्टवेयर या आईटी की कोई नई चीज़ लगा के, इसका मतलब यह है कि आपका आईटी की स्ट्रेटजी बिजनेस की स्ट्रेटजी के साथ इन लाइन नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है। इस तरह से उसने ये पॉइंट जस्टिफाई किया। इम्प्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, पूरा प्रोसेस होना चाहिए। आईटी के रिस्क को देखा जाए और फिर उसको रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो है ना वो कंट्रोल होने चाहिए। दिस इंक्लूड्स साइबर सिक्योरिटी रिस्क, डाटा प्राइवेसी कंसर्न्स, ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड टू आईटी सर्विस अवेलेबिलिटी। CT does not have a documented result management process. The recent data breach demonstrates inadequate risk identification and mitigation. An IT governance framework provides structured risk assessment and continuous monitoring to reduce cybersecurity and operational risk. Performance optimization and continuous improvement. सर जी अगला पॉइंट, यूज KPIs to measure the success of IT initiatives. Regularly review and update IT process to adapt to changes business need and technological advancement. सर जी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। सर जी आपके निज़ाम में KPIs होने चाहिए, पता चले कि फ़लाँ काम करेंगे तो इसका मतलब है हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंश्योर करें आईटी की सक्सेस को, और उनको कॉन्टिन्यूसली रिव्यू किया जा रहा हो। सर जी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है। 3 चाहिए थी, मैं इसलिए आपको बाकी भी बता रहा हूँ कि
आप इसको अब यहाँ पर देखिएगा, रिपीटेड सिस्टम और बार बार सिस्टम की मॉडिफिकेशन हो रही है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, इनएफिशिएंसी है, सिस्टम वर्नरेबल हो जाएगा, सिस्टम में कोई कमी रह जाएगी, उसकी वजह से बाद में अटैक हो सकता है सर, अनऑथराइज बंदा एक्सेस कर लेगा, अटैक करेगा। एंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू एंश्योर डाटा सिक्योरिटी, लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस होनी चाहिए सर, वरना डाटा ब्रीचेज आ सकती हैं, इदारे के फाइन हो सकता है, रेपुटेशनल डैमेज हो सकती है, ये वाली बात। और फिर फॉर्मल चेंज मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स। अब ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि मैं कहता कि फलां चैप्टर पे लिखा हुआ है जाके पढ़ लो। चेंज मैनेजमेंट वाली बात आपके चैप्टर नंबर 16 में लिखी हुई है। लॉज एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस वाली बात चैप्टर नंबर, ये तो कंप्लायंस रिस्क में लिखी हुई है। फिर ये वाली बात जनरल बिजनेस की बात है, लेकिन ये वाली बात आईटी को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना है, ये वाली बात तो हमने आपको पढ़ाई हुई है कि आपके आईटी का टारगेट और बिजनेस की इन लाइन होना चाहिए। फिर गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, ये वाली बात भी आपको पता है कि एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। शायद के जो डिस्कशन हमने की है अल्फाज का रद्दोबदल है, लेकिन अगर हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए तो वो 4 यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक डिफरेंट तरीके से लिखे हुए हैं। तरीका आप इसका अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई उसने ऊपर पहले लिखा है क्या होना चाहिए और नीचे लिखा है कि इस सिनेरियो में क्या था, और सर समझ आ रहा है। बाकी इसको पढ़ें और इस डिस्कशन जो की थी उससे आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें से इसने 5-6 बता दिए, चाहिए कितने थे? 3 चाहिए थे, 5 नंबर का सवाल था। अगर आप वो वाले 5 में से 4 भी लिख देते जो इनिशियली आपने खुद बताए हैं कि सर ये हैं, तो काम हो जाएगा। सर समझ आ रहा है? अभी मैं इस वक्त आपको एक और क्वेश्चन कराने लगा हूँ, और वो क्वेश्चन है मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इसी रिस्क और कंट्रोल के हवाले से है। पहले आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, आप तसल्ली से ये सवाल पढ़ें, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना है, और सिर्फ समझना भी नहीं है, उसको लिखना है। जब लिख लें तो फिर उसके बाद आपके साथ डिस्कशन होगी। जी सर, 15 मिनट आपके पास। अच्छा जनाब, क्वेश्चन करते हैं। आप सब ने ड्राफ्ट कर लिए, तो इसको डिस्कस करते हैं और अब कंपेयर करें आपने क्या लिखा है, और फिर इसका सलूशन भी देखते हैं। सिक्योर इन्वेस्ट, अ रैपिडली ग्रोइंग फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म recently enabled a significant portion of its workforce to work remotely due to expansion plans. To support this, they migrated several internal applications, including client portfolio management software, to a new public cloud provider and started relying on a third-party vendor for automated daily financial reporting. Lately, the IT department has observed several concern incidents. कौन से? क्लाउड प्रोवाइडर के पास तो आप चले गए हैं, यानी थर्ड पार्टी पर तो आप डिपेंड कर रहे हैं। पहली बात हुई, मैनी रिमोट एम्प्लॉयज हैव रिपोर्टेड रिसीविंग सस्पिशियस ईमेल, some of which bypassed the company's spam filter. One employee clicking a link in such a mail inadvertently downloaded malicious software that encrypted several local files. यार इसका ना स्क्रीन टाइम थोड़ा बढ़ा दो। That encrypted several local files on their laptop, rendering them inaccessible. सर क्या समझ आया आपको? सर ये आपको एक मैसेज किया, आपने उस पर क्लिक किया, वो फाइल डाउनलोड हो गया, उसके से मसला हो गया। ये क्या है सर? ये मैलिशियस अटैक है, ये साइबर सिक्योरिटी पे अटैक है,
ये डिजिटल रिस्क है, ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरह का सॉफ्टवेयर एक मिनट जी, इस तरह का सॉफ्टवेयर जो एनक्रिप्ट कर दे डाटा को और बाद में डिक्रिप्ट करने के पैसे मांगे, उसको रैंसमवेयर बोलते हैं। और सर समझ आ रहा है? तो एक तो मेलवेयर कह दें, मेलिशियस है, और अगर वो पैसे डिमांड करे तो वो रैंसमवेयर है। असल में यहाँ पे उसने बहुत क्लियरली नहीं बताया कि वो पैसे मांग रहे हैं, तो इस वजह से हम कंफर्म नहीं कह सकते कि ये रैंसमवेयर है, लेकिन रैंसमवेयर भी मेलवेयर की ही टाइप है। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर वो पैसे डिमांड करे तो वो रैंसमवेयर है, अदरवाइज ये सिस्टम को इसने एनक्रिप्ट कर दिया है और तो ये मेलवेयर है। ड्यूरिंग अ रीसेंट इंटरनल ऑडिट it was discovered that a client data storage bucket in a new public environment was inadvertently left publicly accessible for several days due to misconfiguration हो गई। publicly available हो, publicly accessible हो गया था। सर ये तो काम गलत हो गया ना, सेंसिटिव डाटा कोई भी देख लेगा। सर क्लाइंट डाटा स्टोरेज बकेट ये क्या है? सर ये क्या कहते हैं, ये बेसिकली थर्ड पार्टी रिस्क है। सर ह्यूमन रिस्क है। रिसेंट इंटरनल ऑडिट किया है, क्रिटिकल डाटा स्टोरेज बकेट इन न्यू पब्लिक क्लाउड एनवायरनमेंट। सर जी क्लाउड एनवायरनमेंट है तो थर्ड पार्टी का मैटर है ना सर, हमारा अपना एम्प्लॉय से गलती नहीं हुई। मिसकन्फिगरेशन ऑफ डाटा हमारे बंदे से भी है, ये थर्ड पार्टी पे के बंदे से भी है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम तो अपने बंदे को ट्रेन करेंगे ना, जो क्लाउड प्रोवाइडर है उसके बंदे को तो हमने ट्रेन नहीं करना। तो ये बंदा तो है, लेकिन बंदा हमारा होगा तो हमारी गलती है ना। अगर बंदा ही दूसरे का है तो हमारी गलती तो नहीं है। हम तो ये कहेंगे हम उस पर डिपेंडेंट हैं और उसने गलती कर दी, तो ये थर्ड पार्टी रिस्क है, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट हैं और उसने पब्लिकली एक्सेसिबल कुछ डाटा छोड़ दिया है जो कि सेंसिटिव था। थर्ड पार्टी वेंडर प्रोवाइडिंग ऑटोमेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट एक्सपीरियंस अ मेजर सर्विस आउटेज। अब ये सर्विस आउटेज है, सिग्निफिकेंट डिलेज हो रहे हैं, ये डिले हो गए। अब ये डिले हुआ है, सर्विस आउटेज है और उसकी वजह से डिले हो गया है, तो ये भी बुनियादी तौर पे ऑपरेशंस डिले हो गए हैं। डिसरप्शन इन ऑपरेशन है। डिसरप्शन इन ऑपरेशन को आप ऑपरेशनल रिस्क कह सकते हैं, ठीक है। बहरहाल है ये भी डिजिटल रिस्क। सर ये डिजिटल एनवायरमेंटल तो नहीं है, ह्यूमन तो नहीं है, थर्ड पार्टी डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी रिस्क है, डिजिटल रिस्क है। तो भाई ये वाले रिस्क हैं। ऑपरेशंस का रिस्क है कि ऑपरेशनल डिसरप्ट हो गए, तो ऑपरेशन का रिस्क क्या लीजिए, डिजिटल रिस्क क्या लीजिए, इसको भी थर्ड पार्टी रिस्क क्या लीजिए, ये वाले रिस्क है। आइडेंटिफाई, आपने बहरहाल 3 डिस्टिंक्ट साइबर सिक्योरिटी रिस्क आइडेंटिफाई करने थे और क्लियरली इसकी टाइप लिखनी थी और डिस्क्राइब करना था हाउ इट मैनिफेस्ट इन द सिनेरियो के ये भाई चल क्या रहा है। आपने बताना था कि भाई ये प्रॉब्लम है ऑपरेशनल। यहाँ पर आपने कहा था कि डाटा अनअवेलेबल, डाटा अवेलेबल नहीं होगा, डाटा पब्लिक जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा तो सेंसिटिव डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। हाँ यहाँ पर आप ये भी कह सकते थे क्रिटिकल क्लाइंट डाटा स्टोरेज बकेट है। अगर इसके अंदर कोई कस्टमर का डाटा हो, सेंसिटिव डाटा हो, दैट में लीड टू कंप्लायंस रिस्क। यार मैं आपको रट्टे हुए जवाब नहीं बता रहा, मैं आपको फन सिखा रहा हूँ कि भाई आपने देखना होता है, आपने हल करना होता है सवाल को सिनेरियो को समझ के। अब आपने उस डाटा को अगर देख लिया, उस सारे टॉपिक को पढ़ लिया, तो आपको पता कि यार क्लाइंट का डाटा अगर हुआ और वो पब्लिकली अवेलेबल हो गया
और किसी के पास आ गया तो इससे तो हमारे पे लॉज एंड रेगुलेशनरी नॉन कंप्लाइंस हो जाएगी सर। पॉइंट समझ आ रहा है? उसका रिस्क भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है, थर्ड पार्टी का रिस्क भी है। आपके यहां पर बुनियादी तौर पे उसने आपको लिंक दिया, आप विच बाईपास द कंपनी स्पैम फिल्टर, एक एम्प्लॉय ने उसको क्लिक किया जिसकी वजह से मैलिशियस सॉफ्टवेयर था। ये साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, ये डिजिटल रिस्क है। सर समझ आ रहा है? अलबत्ता इसको यहां पर ये बात भी कही जा सकती है कि चूंकि हमारा एम्प्लॉय और इंसान इसमें मौजूद है जिसने उस पर क्लिक किया है, तो इसका ताल्लुक ह्यूमन रिस्क से भी है। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी ये इंसानों को, ह्यूमन को क्या किया जाए, ट्रेन किया जाए तो बात बन जाएगी। सर समझ आ रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं। वो कहता है फॉर ईच ऑफ द 3 आइडेंटिफाइड केसेस एक्सप्लेन how each significantly impact the core objectives of information security, confidentiality, integrity और availability। भैया ये confidentiality, integrity और availability सर जी सबसे पहला पार्ट, आपका डाटा एनक्रिप्ट हो गया है। एनक्रिप्ट हो गया ना डाटा, जिसका मतलब है कि डाटा में तब्दीली आ गई और इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। दूसरे केस में इनएडवर्टेंटली पब्लिकली एक्सेसिबल है तो कॉन्फिडेंशियलिटी, यार अब तो लोग देख सकते हैं ना। तीसरे नंबर पे मेजर आउटरीच, यहां पर अवेलेबिलिटी है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये तीनों चीजें हैं। हाँ यहाँ पर आप अवेलेबिलिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। देखें, एक है सॉल्यूशन, एक है दिमाग। हमने अपने दिमाग को डेवलप करना है कि बेहतर जवाब लिख सकें, और उसमें आप लिखें फॉर एग्जांपल कि भाई ये वाला डाटा मैलिशियस सॉफ्टवेयर था, उसने डाटा एनक्रिप्ट कर दिया और अब वो अवेलेबल नहीं है, इनएक्सेसिबल है, तो अवेलेबिलिटी का रिस्क भी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लिखेंगे ना, जस्टिफाई करेंगे ना तो बात बनेगी। अगर एक बच्चा सिर्फ हेडिंग लिख देता है तो उससे वो बात नहीं बनती। 6 नंबर है सर इसके, आपको ये हेडिंग देकर ऊपर लिखना पड़ेगा। ऑल्सो प्रोवाइड वन रेलिवेंट एग्जाम्पल, एक रेलिवेंट एग्जाम्पल इससे रिलेटेड दी जा सकती है। फिशिंग अटैक की क्या लें, या क्या कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच की क्या लें, और इसकी। फिर सजेस्ट 3 कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट प्रैक्टिसेस स्ट्रेटजी, इसकी बात उसने की कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से क्या स्ट्रेटजी हो सकती है टू इम्प्लीमेंट टू मिटिगेट द टाइप ऑफ रिस्क। इसके हवाले से जो कंट्रोल है वो बुनियादी तौर पे क्या है कि उसके हवाले से पॉलिसी होनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिसी बनाई जाए कि भाई, और लोगों को ट्रेन किया जाए, और सिमुलेटेड अटैक्स, नकली अटैक करके चेक किया जाए कि क्या लोगों को बात की समझ आ गई है। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। कॉन्टिन्यूसली मॉनिटरिंग की जाए और चेक की जाए कि क्या सारे कंट्रोल्स इंटैक्ट हैं, क्या सारे कंट्रोल सही से चल रहे हैं। ये वाली चीज यहां पर आ सकती है। थर्ड पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट को तो देखा जाए, सर्विस लेवल कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके बाद उसका ऑडिट किया जाए, और अगर कहीं वायलेशन उनके एंड पर है और आपको जो नुकसान हुआ है वो उनसे क्लेम किया जाए, या कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जो पेनल्टी है वो उनसे वसूल की जाए। सर ये बात थी। सर जी आप थर्ड पार्टी पे तो बाहर रिलाय कर ही रहे होंगे, और आपका डाटा एक पार्टी के पास ही होगा। आप चाह रहे हैं आप 2-2, 3-3 जगहों पर डाटा रखें, तो फिर डाटा को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप पार्टी पर जिसके पास डाटा रख रहे हैं, बहरहाल आप उस पर रिलाय कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहें कि जो वेंडर सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिसके पास डाटा रखा जाए, उसको अच्छे से चेक करके रखें कि क्या वो इस काबिल है, क्या उसके पास इतनी सपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगा वो, क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं,
और इससे पहले किन किन लोगों को वो ये सर्विस दे रहा है, और जिन लोगों को सर्विस दे रहा है उनका फीडबैक क्या है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये सारे पहलू देखे जा सकते हैं। सर जी ये हमारा क्वेश्चन था, इसके अलावा सवाल थे लेकिन वो ज़्यादा रट्टे वाले सवाल थे। ये भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 जो आया है वो रिस्क रिलेटेड, रिस्क और कंट्रोल रिलेटेड ही है, लेकिन ये सीधे सीधे रट्टे वाले सवाल थे। अच्छा जनाब, अब एक क्वेश्चन अगला है, दिखाइए जरा मुझे किताब। ये जो इससे अगला क्वेश्चन 7 है, ये है तो 14 मार्क्स का, लेकिन ये सीधा सीधा रट्टे वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है। पिछले अटेम्प्ट का जो पास पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको जरा देखिए। सर ये है ट्रापेजॉइड एयरवेज, ये पकड़िएगा भाई। ये मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। ट्रापेजॉइड एयरवेज आफ्टर प्रोवाइडिंग domestic travel services with Pakistan for 1 year has recently commenced international flight operation to Middle East countries. Database फॉलो करता है 3 लेवल स्टैंडर्ड 3 लेवल आर्किटेक्चर है NCO स्पार्क। सर 3 लेवल के आर्किटेक्चर होते हैं ना, ऊपर व्यू लेवल है, दरमियान में कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर लेवल है, नीचे इंटरनल या फिजिकल लेवल है। याद है सर उसके हवाले से उसने बात की है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। लेकिन सवाल इंटरेस्टिंग है तो मैंने कहा मैं ये आपको कराऊँ। वो कहता है प्रॉब्लम क्या देखी है, विच कॉन्सिस्ट ऑफ 3 स्कीमा लेवल्स। एम्प्लॉय ऑफ टीए ने रिपोर्ट किया कुछ प्रॉब्लम्स। 2 डिफरेंट पैसेंजर वर एबल टू बुक द सेम सीट ऑन फ्लाइट TA 102। The system accepted both entries without generating a message, resulting in duplicate seat allocation। जी पैसेंजर एक ही बंदा, ऑनलाइन सिस्टम है, एक ही बंदा, 2 बंदे एक ही सीट को खरीद लें, खराबी तो है ना। अच्छा जी, रिसेंटली इंडक्टेड जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट जो है ये क्रू पोर्टल पर गया है और अपने सीनियर पायलट की आर्ली पे देख ली है इसने। एक्सेस कर पाए ये सीनियर पर्सनल की जो है ना उसके पोर्टल को। तीसरा, फॉलोइंग द कमेंसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशन बुकिंग स्टाफ ऑब्जर्व दैट देयर इज नो डेजिग्नेटेड फील्ड अवेलेबल टू स्टोर पैसेंजर्स मील प्रेफरेंस। पैसेंजर जो होते हैं ना इंटरनेशनल फ्लाइट में मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ की मील्स मुख्तलिफ होती है। हर बंदा मुसलमान तो नहीं है ना, किसी ने कुछ खाना पीना है, किसी ने कुछ खाना है, तो वो अगर पहले ही बता दे कि उनकी मील प्रेफरेंस क्या है तो उसके मुताबिक वो मील जहाज़ में अवेलेबल हो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। एक ये पहलू, passenger data is stored in an unencrypted form which is non-compliance with the regulatory requirement। जी unencrypted form में non-compliance है regulatory requirement की।
अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा है। सर जी पैसेंजर के डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रिकॉर्ड होना चाहिए था ना, नॉन एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो अब ये सवाल उसने आपको दिया है और ये सवाल डेटाबेस का सवाल है। ये सवाल डेटाबेस का सवाल है, आपके सामने है, 5 मिनट आपके पास हैं, जल्दी से इसको हल करें। क्या सर सवाल डिस्कस कर दूं? क्वेश्चन रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है आइडेंटिफाई करें लेवल, कौन से लेवल ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में गलती है जिसको चेंज करने की जरूरत है। और दूसरा ये कि जो लेवल आपने आइडेंटिफाई किए हैं उसके दो करेक्टरिस्टिक्स बता दें। ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा पार्ट तो प्योर रट्टे वाला है। पहला पार्ट 6 मार्क्स का है, तवज्जो से इसको पढ़ के इसको हल करना है, 5 मिनट आपके पास। अच्छा, ये क्वेश्चन जो अभी आपके साथ डिस्कस किया उसको ज़रा आपके साथ पढ़ा, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। आपने इसको ड्राफ्ट किया, देखिए 2 different passengers were able to book the same seat on the flight। अगर आप डेटाबेस के किस लेवल पर गलती है ये देखना, उसने कहना कि कौन सा लेवल है जिसमें चेंजेस की जरूरत है। ये वाला लेवल व्यू लेवल नहीं है, ये असल में स्ट्रक्चर की गलती है, कॉन्सेप्चुअल एरर है। ये एक बंदा एक से ज्यादा सीट कैसे ले सकता है? द की सीट जो है वो तो यूनिक होनी चाहिए कि अगर एक बंदे ने एक सीट सेलेक्ट कर ली तो वहां पर डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकती। और मेरा पॉइंट समझ आया? तो ये व्यू लेवल का मसला नहीं है, ये किस लेवल का मसला है? कॉन्सेप्चुअल लेवल का मसला है, स्ट्रक्चर लेवल का मसला है, कॉन्सेप्चुअल लेवल कहना चाहिए। अच्छा, दूसरा देखें, जूनियर बंदे ने सीनियर बंदे का पोर्टल देखा है, उसको उसकी एक्सेस मिली हुई है, ये व्यू लेवल की गलती है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये हमारा पहला लेवल है, एक्सटर्नल लेवल, उसमें चेंजेस की जरूरत है। तीसरा, इंटरनेशनल ऑपरेशन आ गए, बुकिंग स्टाफ ने ऑब्जर्व किया कि कोई डेजिग्नेटेड फील्ड नहीं है। सर जहां पर कॉलम लगे हुए वहां पर एक कॉलम ऐड कर देना मील प्रेफरेंस का, तो ये कॉलम ऐड करने से क्या होगा? स्ट्रक्चर की तब्दीली होगी, यानी ये कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज आएगा। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? चौथी बात देखें, अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अब यहां पर स्टोरेज की बात हो रही है। स्टोरेज कौन सा लेवल है? इंटरनल। तीसरा फिजिकल लेवल है। और मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये उस लेवल की बात होती है। 1 2 3 4 ये 4 बात। सर समझ आ गया? उसने कहा कि ऊपर जो आपने आइडेंटिफाई किया, अब हमने इंटरनल भी कर दिया, एक्सटर्नल भी कर दिया और कॉन्सेप्चुअल भी कर दिया, तो इन तीनों के दो करेक्टरिस्टिक्स लिखे थे। ये 6 नंबर हलवा थे। ऊपर वाले 6 ये रट्टा बेस थे, लेकिन ऊपर वाले 6 नंबर को अप्लाई करना था अकल से। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो इस तरह से था इस सवाल में। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।